Hello everyone, I am Dr. Sunil Kumari. Today's topic of discussion is management thoughts. At the end of the video, objective questions as well as MCQs have been extracted or designed which are expected to be asked in exams. Let's start. Management practice is as old as human civilization. मैनेजमेंट उतना ही पुराना है जितनी मानवीय सभ्यता. When people started living together in groups, जब भी लोगों ने ग्रुप्स में रहना शुरू किया तब से ही फिर कार्य का यानी कि अपने काम का को डिवाइड करना था, ग्रुप्स में कोऑर्डिनेट करना था और तभी मैनेजमेंट की नेसेसिटी फील हुई. हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज फुल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज. समय बीतता गया, कंपटीशन बढ़ता गया, चुनौतियों का सामना करने के लिए मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, थॉट्स यानी कि विचारधाराएं बनती और समय के अनुसार बदलती रही, जिन्हें मैनेजमेंट थॉट्स का इवोल्यूशन और विकास भी कह सकते हैं. आप इस स्लाइड में देख सकते हैं 19th सेंचुरी तक की मैनेजमेंट थॉट्स को अर्ली कंट्रीब्यूशन का नाम दिया गया. उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसके मेन परपाउंडर या फादर F.W. टेलर को माना जाता है, वो 1900 से 1930 तक डेवलप हुई और उन्होंने कहा कि मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को साइंटिफिक वे में सॉल्व होनी चाहिए. एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आया जिसको फ्योल ने दिया 1916 से 1940 में तक, और जिसमें मेन फोकस जो साइंटिफिक मैनेजमेंट था उसमें मेन फोकस वर्कर्स थे. फिर शिफ्ट हुआ फोकस किस पर, मैनेजर्स पे, यानी कि मैनेजर्स के व्यू पॉइंट को लिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पे. ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, जिसमें मेन कंट्रीब्यूशन यानी कि मेन परपाउंडर एल्टन मायो को माना जाता है और उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके प्रूव किया कि इफ ह्यूमन रिलेशंस आर गुड, अगर आपके ह्यूमन रिलेशंस अच्छे हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी वहां पर ज्यादा होगी. इवन योर फिजिकल रिसोर्सेज आर नॉट एनफ, यानी कि अगर आपके पास फिजिकल रिसोर्सेज की कमी भी है लेकिन ह्यूमन रिलेशंस आपके अच्छे हैं तो भी आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो सकती है. सोशल सिस्टम अप्रोच, इसमें सोशल फ्रंट को भी इंक्लूड किया गया 1940 से 1950 तक. डिसीजन थ्योरी अप्रोच 1945 से 1965 तक. मैनेजमेंट साइंस अप्रोच, जिसमें मैनेजमेंट को एक साइंटिफिक वे में, एक लॉजिकल वे में प्रेजेंट किया गया 1950 से 1960 तक. ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच, इसमें ह्यूमन का कंसिडरेशन बढ़ा 1950 से 1970 तक. सिस्टम अप्रोच जो 1960 के बाद अब भी ऑनवर्ड्स यानी कि रनिंग है, जिसमें ये माना गया कि भाई एक मैनेजमेंट है वो एक कोई डिफरेंट या एक सेपरेट एक्टिविटी नहीं है, बट इट्स द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल यूनिट्स, ऑल एक्टिविटीज, यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं, एंटिटीज हैं, उनके बीच एक हार्मोनाइजेशन या इंटीग्रेशन, एक यूनिफिकेशन होना चाहिए. तो दैट कम्स अंडर सिस्टम अप्रोच. नेक्स्ट इज कंटिजेंसी अप्रोच. इस अप्रोच में ये माना गया कि भी सिचुएशंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर. जो सिचुएशंस हैं वो भी मैनेजमेंट को अफेक्ट करती हैं, तो दोज मस्ट बी कंसिडर्ड, उनको भी कंसिडर किया जाना चाहिए. और ये 1970 ऑनवर्ड्स चल ही रहा है कंटिजेंसी अप्रोच. इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे. तो पहले बात कर लेते हैं अर्ली कंट्रीब्यूशन की. अर्ली कंट्रीब्यूशन में जिसमें सबसे पहला और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौटिल्य का माना जाता है. कौटिल्य से हम सब भली भांति परिचित हैं. कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है, जिन्होंने चाणक्य नीति, चाणक्य सूत्र और अर्थशास्त्र जैसी फेमस बुक्स लिखी. उन्होंने बताया कि इफेक्टिव स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है. उन्होंने उसके 7 पिलर्स डेवलप किए और बताए. उन्होंने ये एक राजा और प्रजा, एक जो किंगडम, उसके एफिशिएंट मैनेजमेंट के रेफरेंस में ये पिलर्स दिए थे. लेकिन आज सिस्टम चेंज हो चुका है, इसलिए हम इसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अप्लाई कर सकते हैं. थोड़ा सा इनको शिफ्ट करेंगे या रिप्रेजेंटेशन चेंज होता जाएगा थोड़ा सा नेम का. फर्स्ट पिलर इज द किंग, जिसको हम आज कह सकते हैं लीडर. चाणक्य कहते थे
जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। उन्होंने फोकस किया कि किंग मस्ट बी विजनरी, यानी कि उसका अपना एक विजन होना चाहिए। और आज कॉरपोरेट में किंग की जगह कौन होता है, लीडर कौन माना जाता है? चीफ एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट उन्होंने कहा द मिनिस्टर, आज जिसे हम कह सकते हैं मैनेजर, हु रन्स द शो एंड इज ऑलवेज इन एक्शन, जो शो करता है, जो एग्जीक्यूट करता है, यानी कि जो किंग का विजन है उसको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है? मैनेजर करता है। He must be efficient because he executes the leader's vision. Next is country, the market. Market means from where organization gets revenue, जहां वो अपनी गुड्स यानी कि अपनी सर्विसेज सेल करता है, जहां उसको रेवेन्यू मिलता है, इनकम होती है उसकी। नेक्स्ट इज फोर्टिफाइड सिटी, दैट्स हेड ऑफिस, means control tower, a place where all plans and strategies are made, क्योंकि हेड ऑफिस ही मेन आपका प्लेस है जहां पर जितनी भी पॉलिसीज हैं, जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं, आर फॉर्मुलेटेड। नेक्स्ट इज द ट्रेजरी, द फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस, हम सब जानते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज आर्मी, योर टीम, यानी कि टीम मीन्स your workforce through which managers get the thing done, जहां से उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, जिन लोगों से उन्हें क्या लेना है? काम लेना है। और लास्ट में कहते हैं दी एलाई, एलाई मीन्स द फ्रेंड और कंसल्टेंट। फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस देयर इज ए नीड फॉर गुड फ्रेंड और कंसल्टेंट हु कैन ऑलवेज स्टैंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके साथ खड़ा रहे, मीन्स ही इज द पर्सन ऑन हुम वन कैन डिपेंड व्हेन प्रॉब्लम्स अराइज, जो मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहे, वो एलाय भी आपका होना चाहिए। और उन्होंने ये 7 पिलर्स बताए हैं कि जो एक इफेक्टिव स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी हैं। नेक्स्ट अप्रोच आती है साइंटिफिक मैनेजमेंट। Scientific management was developed by the F.W. Taylor during the period 1856 to 1915 in USA. This concept was also supported by Lillian Gilbert, Henry Gantt, George Berth, Edward Fallon, etc. इन्होंने इसमें फर्दर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और इसको सपोर्ट और एक्सपेंड किया है। F.W. Taylor says, F.W. Taylor कहते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? वो कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड सी इन दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। साइंटिफिक मैनेजमेंट ये जानने की कला है कि आप लोगों से क्या काम कराना चाहते हैं और ये सुनिश्चित करना कि वो उसे बेस्ट और चीपेस्ट वे में, सस्ते से सस्ते वे में उसको काम को करे, यानी कि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब क्वेश्चन आता है कि भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग क्या है और कैसे हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा है कि ये जानना कि लोगों से आप क्या कराना चाहते हैं और उनको चीपेस्ट वे में, एफिशिएंट और चीपेस्ट वे में उसको कराना ही क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट है। सबसे पहले साइंस को समझ लेते हैं। साइंस क्या है? साइंस इज ए ब्रांच ऑफ नॉलेज विच एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। एक क्वाइन उछालते हैं, वो हमेशा नीचे ही गिरता है। क्यों गिरता है नीचे? इट्स टोल्ड बाय साइंस, ये साइंस बताती है। नीचे गिरना इफेक्ट है और उसके पीछे कारण क्या है, कॉज क्या है, ये साइंस बताती है। सो साइंस एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप कॉज एंड इफेक्ट। इफेक्ट के पीछे कारण क्या है, ये साइंस बताती है। सो टेलर कहते हैं कि जो आपकी मैनेजरियल प्रॉब्लम्स हैं,
वो भी साइंटिफिक वे में सॉल्व होनी चाहिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल एंड एरर, हिट और मिस मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड होता है कि हम गलती करें, फिर उससे सीखें, फिर गलती करें, यानी कि गलतियां कर करके सीखना ट्रायल एंड एरर होता है, मेथड होता है। टेलर कहते हैं नहीं, दिस मेथड इज नॉट गुड। कहता है ऐसा वे होना चाहिए जिसमें जो लॉजिकल हो, साइंटिफिक हो, जिसमें गलतियां हो ही ना, राइट। सो दैट वे ऑफ मैनेजमेंट इज नोन एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब उन्होंने कहते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं। सबसे पहला तो है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। All problems, managerial problems must be resolved in a scientific way, not on the basis of rule of thumb, already discussed. Harmony, not the discord. ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि भाई मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच कोई कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच गुड रिलेशंस होने चाहिए। नेक्स्ट आता है कॉपरेशन नॉट द इंडिविजुअलिज्म। कहते हैं कि भाई यहां पर भी एक सेंस ऑफ कॉपरेशन डेवलप करनी चाहिए वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच। सब अपने अपने इंटरेस्ट की बात ना देखें, एक दूसरे को कॉपरेशन की फीलिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। सबको साथ लेके चलना है, सबको अपने डेवलपमेंट की, लर्निंग की और यानी कि अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और इसके लिए कहते हैं कि भाई वो साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। F.W. टेलर कहते हैं कि सिलेक्शन मस्ट बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी। एबिलिटी के बेस पे सिलेक्शन होना चाहिए, उसी को साइंटिफिक सिलेक्शन कहा जाता है। एंड इफ वर्कर्स आर नॉट स्किल्ड, अगर उनको काम नहीं आता है तो ट्रेनिंग मस्ट बी गिवन, वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। नेक्स्ट इज इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए, जो इंस्टीट्यूशनल गोल्स को अचीव करने की सभी की होनी चाहिए, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिक्स होनी चाहिए। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं कि भाई हम कैसे अपने मैनेजमेंट को साइंटिफिक वे में कर सकते हैं। इफ दीज प्रिंसिपल्स आर फॉलोड, अगर इन प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करते हैं तो दैट मैनेजमेंट इज नोन एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उन्होंने वो साइंटिफिक वे बताया है। ये तो बताया है कि व्हाट इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि भी साइंटिफिक वे में चीजों को करना, यानी कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अब वो साइंटिफिक वे क्या है, those are known as techniques of scientific management. First is functional foremanship. Functional foremanship क्या होती है? टेलर कहते हैं कि जो भी सुपरवाइजर या फोरमैन, यानी कि जो वर्कर्स का बॉस होता है, वो सभी कार्यों में यानी कि में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। एक जो वर्कर है उसकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज वो करता है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स वहां अराइज होती हैं। और एक सिंगल जो बॉस है उनका, वो सभी तरह की प्रॉब्लम्स या सभी उनमें एक्सपर्ट उनको हैंडल नहीं कर सकता और सभी में वो एक्सपर्ट नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो वर्कर्स का बॉस है, यानी कि फोरमैन है, या चाहे वो फैक्ट्री मैनेजर है या वो वर्कशॉप इंचार्ज है, जो भी बॉस है वर्कर्स का, कहता है कि उसके काम को 8 कैटेगरीज में, उसकी जगह 8 पर्सन्स या 8 एक्सपर्ट्स शुड बी प्लेस्ड। कहते हैं वर्कशॉप उसको हटा दो और उसकी जगह उसके काम को 8 उसमें डिवाइड कर दो,
4 प्लानिंग लेवल का काम करेंगे और 4 प्रोडक्शन लेवल का। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, फैक्ट्री मैनेजर है, उसके नीचे प्लानिंग इंचार्ज है, एक प्रोडक्शन इंचार्ज है। प्लानिंग इंचार्ज के अंडर 4 क्लर्क्स हैं। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो इंस्ट्रक्शन कार्ड प्रिपेयर करेगा, रूट क्लर्क जो रूटीन फिक्स करेगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो टाइम और कॉस्ट को डिफाइन करेगा, और डिसिप्लिनेरियन जो डिसिप्लिन मेंटेन करेगा। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन लेवल पर 4 उनके बॉसेस होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे। स्पीड बॉस, गैंग बॉस, कोई भी प्रॉब्लम है वो अपने गैंग लीडर को बोलेंगे। मशीन खराब हो जाती है तो रिपेयर बॉस को बोलेंगे। इंस्पेक्टर उन्होंने जो काम किया है उनकी क्वालिटी को इंस्पेक्ट करेगा। स्पीड बॉस स्पीड को चेक करेगा। तो ये उन्होंने कहा कि भाई जो मैनेजर है या सुपरवाइजर है उसको हटाकर 8 एक्सपर्ट्स अपॉइंट होने चाहिए। इसमें एक जो सबसे बड़ा पॉइंट जो नया निकल कर आता है फंक्शनल फोरमैनशिप में, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या एमसीक्यूज में कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में, वो क्या कि इसमें यूनिटी ऑफ कमांड अबॉलिश कर दी गई है। अब जो वर्कर्स हैं उसका एक बॉस नहीं है, उसके 8 बॉसेस हैं। उसको 4 प्लानिंग लेवल पर हैं, 4 प्रोडक्शन लेवल पर हैं। सो इट वाज द फंक्शनल फोरमैनशिप विच वाज गिवन बाय द F.W. टेलर एज ए टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक आप टारगेट या क्राइटेरिया फिक्स कर दें जिसके बेस पर आप वर्कर्स की परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करेंगे। ये आपके टारगेट टाइम के भी हो सकते हैं, कॉस्ट के भी हो सकते हैं, ये आपके यानी कि वर्क के भी हो सकते हैं। जैसे आपने पहले से डिफाइन कर दिया कि आपको 8 आवर्स में काम करना है, तो ये टाइम का स्टैंडर्ड है। 8 आवर्स में आपको 10 यूनिट बनानी है, तो ये वर्क का स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क है। अगर आपने कॉस्ट भी डिफाइन कर दी है तो वो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कॉस्ट है। वो कहते हैं कि भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन का होना बहुत जरूरी है, ताकि चीजों को कंट्रोल किया जा सके। जब तक आपने स्टैंडर्ड ही फिक्स नहीं किए कि वर्कर्स ने कितने घंटे काम करना है या कितने यूनिट्स उसको प्रोड्यूस करने हैं, हाउ कैन यू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी? सो टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स द स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट इज वर्क स्टडी। वो कहते हैं कि जो वर्कर्स को जो भी काम करना है, दैट शुड बी स्टडीड इन डीप। यानी कि उसको पहले आपको डीपली स्टडी करना है कि उस काम को यानी कि वो काम किस टाइप का है, उस काम को करने के लिए कितने टाइम की जरूरत है, कितनी थकान होती है, कितनी मूवमेंट्स होती हैं, राइट? तो ये सारा पहले से स्टडी होना चाहिए। दैट्स नोन एज वर्क स्टडी, ताकि अननेसेसरी मूवमेंट्स को हटाया जा सके। अगर थकान कितनी होती है तो वहां रेस्ट की व्यवस्था की जा सके, टू increase the efficiency or productivity of the workers. Next is differential wage system. टेलर कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड टाइम में स्टैंडर्ड काम को कर लेते हैं वर्कर्स, उनको हायर वेज रेट दिया जाना चाहिए, और जो स्टैंडर्ड टाइम में यानी कि स्पेसिफिक टाइम में जो टाइम उनको दिया गया था और स्टैंडर्ड वर्क को पूरा नहीं करते हैं तो उनको लो वेज रेट दी जानी चाहिए। हालांकि इट क्रिएट्स द कॉन्फ्लिक्ट्स, ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, बट नो डाउट कि भाई इसको ज्यादा मिला मुझे कम मिला, लेकिन इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी बिकॉज इट इज द रिवॉर्ड टू द एफिशिएंट वर्कर्स। जो ज्यादा काम करेगा उसको रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा, तो सभी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। एंड मेन फोकस ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज हाउ टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए। सो टेलर सेड डिफरेंशियल वेज सिस्टम शुड बी अडॉप्टेड। अब नेक्स्ट आता है मेंटल रेवोल्यूशन, मानसिक क्रांति।
अब जो मानसिक क्रांति एक जो उन्होंने अप्रोच दी है FW टेलर ने, ये ना तो टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की और ना ही ये प्रिंसिपल है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ इसे टेक्निक में डाल देते, कुछ प्रिंसिपल्स में, लेकिन इट्स एन अप्रोच टू साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये तो एक अप्रोच है, यानी कि ये एज ए होल हम अपने पूरे अपने कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए सबसे मेन रिक्वायरमेंट क्या है, एक फिलॉसफी जिसको हम कह सकते हैं। मेंटल रेवोल्यूशन मीन्स कंप्लीट चेंज इन माइंडसेट्स ऑफ ओनर्स, मैनेजर्स एंड वर्कर्स। कहता है कि मैनेजर्स हैं, ओनर्स हैं या वर्कर्स हैं, तीनों के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। ओनर्स ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहते हैं, मैनेजर्स ज्यादा से ज्यादा जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं इंस्टीट्यूशनल उनको अचीव करने में बिलीव करते हैं। जो वर्कर्स हैं वो चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा रेम्युनरेशन मिले। और देखने में लगता है कि ये यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी से लगते हैं कि ज्यादा रेम्युनरेशन देंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। कहता है कि इस माइंडसेट को चेंज करना है, उनको आपस में हार्मोनाइज करना है कि हमारी जो नीड्स हैं मैनेजर्स की, वर्कर्स की, ओनर्स की, सब इंटरडिपेंडेंट हैं, इंटरलिंक्ड हैं और सभी की नीड्स को पूरा करते हुए ही हम अपने कॉमन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। किसी की भी नेसेसिटी या नीड्स को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। देयर शुड बी हार्मनी, उनमें एक रूपता होनी चाहिए, विच इज नोन एज मेंटल रेवोल्यूशन। मानसिक क्रांति, मानसिकता को, मेंटेलिटी को चेंज करना है, जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उनको रिमूव करना है, उनमें हार्मनी लेकर आनी है, यूनिफिकेशन करना है। दैट्स नोन एज मेंटल रेवोल्यूशन। नेक्स्ट इज, ये फंक्शनल फोरमैनशिप हो गई है। नेक्स्ट इज इवेल्युएशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इवेल्युएशन में उसका हम एक क्रिटिकल इवेल्युएशन कर लेते हैं कि भाई हर कॉन्सेप्ट की कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें होती हैं तो कुछ नेगेटिव भी होती हैं। तो अगर हम इसकी नेगेटिव यानी कि क्रिटिसिज्म की बात करें तो सबसे पहला आता है इट इग्नोर्स द मैनेजर्स व्यू पॉइंट। मैनेजर्स के व्यू पॉइंट को इग्नोर करता है, बिकॉज मेन फोकस इज ऑन हाउ टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। वर्कर्स की एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज किया जाए। सारी फंक्शनल फोरमैनशिप है, स्टैंडर्डाइजेशन है, सारी चीजें हैं, वो किस लिए है, वर्कर्स से ज्यादा काम कैसे निकलवाया जाए। मैनेजर कैसे मैनेज करे, इट इज इग्नोर्ड। नेक्स्ट इज मोर एम्फासाइज ऑन वर्क, डिस्कस्ड ऑलरेडी। मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन, कहता है कि जब एक साइंटिफिक वे में स्टैंडर्ड फिक्स है, टाइम फिक्स है, मेथड फिक्स है एंड एवरीथिंग मूव्स इन ए मैकेनिकल वे, तो फील होता है कि भाई बड़ा मैकेनाइजेशन सा हो गया है। बिकॉज मेन फोकस इज ऑन आउटपुट, हाउ टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, कहाँ कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कराया जाए। सो ये इसमें थोड़ा सा मशीनीकरण सा लगता है। नेक्स्ट इज फॉल्टी प्रोपोजिशन ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, कहता है वर्कर्स को डिवाइड कर दिया है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में। एफिशिएंट है उनको हायर रेट दी जाती है और जो इनएफिशिएंट है उनको लो रेट दी जाती है। कहता है कि इसको जो भी ट्रेड यूनियंस हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसका अपोज करते हैं। वो कहते हैं नो, देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी। नेक्स्ट इज एबॉलिशेस द यूनिटी ऑफ कमांड, ऑलरेडी डिस्कस्ड। इट सपोर्ट्स द फंक्शनल फोरमैनशिप। कहा है कि भाई जो फैक्ट्री मैनेजर है, वर्क्स इंचार्ज है, उसको हटा दो फोरमैन को, उसकी जगह 8 एक्सपर्ट्स आर अपॉइंटेड। सो ईच वर्कर इज सुपरवाइज्ड बाय 8 बॉसेज। 8 बॉस उसे सुपरवाइज करते हैं, तो यूनिटी ऑफ कमांड तो रहती ही नहीं है।
So this is the main limitation of the scientific management. These are the objective questions. Who wrote the book Arthashastra? How many pillars of management were given by Kautilya? Kautilya is also known as per pillars given by Kautilya, the fortified city refers to. Who developed the concept of scientific management? ये सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट में इनके आंसर्स भी गिवन हैं। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप आंसर से टैली कर सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।